हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने ओएस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझा कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझा, नीड क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसके बारे में समझा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद इधर आएँ, सो डैट कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, आपका एक माइंड मेकअप होता चला जाए कि कैसे हमारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी, पहली फंक्शनैलिटी जो हमारी है वो है रिसोर्स मैनेजर की। अब रिसोर्स मैनेजर से आपके मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि रिसोर्स क्या होता है। तो अब देखिए, रिसोर्स हमारा जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमारी रिसोर्सेज हैं। जो हमारा माउस है, हमारा कीबोर्ड है, हमारे कीबोर्ड हमको डेटा एंटर करने में हेल्प कर रहा है, तो वो एक एज मतलब वो हमारा रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। तो ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। इन सब चीज़ों को हमको मैनेज करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है? अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि वो क्यों मैनेज करता है। अब पहली लाइन अगर हम देखें, वेन एवर देयर इज अ पैरेलल एक्सेस, दैट इज व्हेन मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द पर्टिकुलर हार्डवेयर, तो उस जगह पे हमको रिसोर्स मैनेजर चाहिए। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा रैम है और हमारे पास एक P1 और एक P2 प्रोसेस है। ठीक, P1 कह रहा है कि हमको रैम की ज़रूरत है, तो हमने क्या कहा कि आप रैम ले लो। लेकिन अब अगर P1 रैम से जाए ही ना, उस वो कहेगा कि रैम बहुत एक्सपेंसिव है, रैम बहुत फास्ट है, मैं रैम से जाऊंगा ही नहीं। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे P2 प्रोसेस भी है। इसको भी चाहिए कि वो रैम में जाए, अपना काम खत्म करे और वहां से बाहर आए। तो ये तो गलत हो गया। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए कि कौन सा प्रोसेस कब रैम में एलोकेट होगा, कब डी एलोकेट होगा, ये काम हमारा रिसोर्स मैनेजर यानी कि ओएस की एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। ठीक है। अब आगे देखें तो आगे क्या लिखा है, इफ वी टॉक अबाउट एट द सर्वर वेयर अ लॉट ऑफ यूजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटा, देयर द ओएस सर्व्स एज द रोल ऑफ रिसोर्स मैनेजर। अब जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है कि हमारा सर्वर के बारे में लिखा है कि जब हम किसी डेटा को ऑनलाइन हम चाहते हैं कि हम उसको एक्सेस करें, तो वो हमको, हम वेब पे ब्राउज करेंगे, हम जाएंगे, वो हमको एक्सेस देगा डेटा का। ठीक है। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमको वो रिसोर्स हमेशा के लिए एक्सेसिबल हो जाए। नहीं, जितना देर हमारे पास काम है उतना देर हमने उसको रिसोर्स को यूज़ किया, उसके बाद उसको हमने लीव कर दिया। ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, द यूजर हु गेट्स द एक्सेस, द अमाउंट ऑफ टाइम द यूजर गेट्स द एक्सेस टू द डिवाइस आर डिसाइडेड बाय द ओएस। आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम ओएस रिवोक्स द एक्सेस ऑफ द डिवाइस फ्रॉम द यूजर। ठीक है। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि किस रिसोर्स को, जैसे यहाँ पे हमने P1 लिया तो P1 को हमने कहा फॉर एग्जांपल कि आपको केवल 30 सेकेंड्स के लिए ही रैम मिलेगी। 30 सेकेंड्स के बाद हम P2 को रैम दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम हम सारे प्रोसेसेस को एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देते जाएंगे, सो डैट वो अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर पाए। कोई प्रोसेस ऐसा ना हो कि जो कि एक ही रिसोर्स को वो लिए बैठा रह जाए और दूसरा रिसोर्स उसको काम ना करने दे, काम ना कर पाए वो लोग अपना कंप्लीट। तो ये गलत चीज़ हो जाएगी ना कि अगर काम ना कंप्लीट कर पाए दूसरे रिसोर्स, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो हम लोग बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते रहते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें तो हम लोग मूवी देख रहे हैं और वीएलसी कहा कि हम तो डिस्प्ले को छोड़ेंगे ही नहीं, तो अगर वो डिस्प्ले को लीव ही नहीं करेगा, तो हम बाकी, अगर हमको बाद में वर्ड पे काम हुआ तो हम कैसे काम करेंगे? वो हमको डिस्प्ले वर्ड की स्क्रीन तो शो ही नहीं करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मैं इसकी अथॉरिटी देता हूँ कि मैं इसको मैनेज करके आपको दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड फंक्शनैलिटी पे, जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल, और बहुत जगह ये पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के बारे में मैं बताऊं तो प्रोग्राम इन अ रनिंग स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं। जब भी प्रोग्राम रन करता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोग्राम इन अ रनिंग स्टेट इज नोन एज अ प्रोसेस। ठीक। अब इस प्रोसेस को हमको मैनेज करना है। ठीक, कि अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है हमारे साथ
कि आपको एक बात पता है कि हमारे पास सीपीयू एक ही होता है, ठीक? अगर एक सीपीयू हमारे पास है तो जो सीपीयू है वो एक बार में एक ही प्रोसेस पे काम करेगा, ठीक? अगर दूसरा प्रोसेस आता है तो वो उस पे काम नहीं करेगा, ठीक है? तो होता क्या है कि अगर हमने इस प्रोसेस को सीपीयू दे दिया और फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस को कोई इनपुट लेना है और हम इनपुट दे ही नहीं रहे हैं, तो सीपीयू के पास तो केवल P1 है, वो तो वहां फंस जाएगा, क्योंकि अब वो सीपीयू क्या है, सीपीयू को इनपुट चाहिए लेकिन हम इनपुट दे ही नहीं रहे हैं कीबोर्ड से। और पीछे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में हमने लगा रखा है कोई भी एक मूवी डाउनलोड होने के लिए, और हमने कुछ कॉपी करने के लिए भी लगा रखा है, ठीक है? तो अब आप ये खुद सोचो कि जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो एक बार में आप मल्टीपल काम करते हो, तो जब एक हमारा प्रोसेस है वो इनपुट मांग रहा है, हम इसको इनपुट ना दे तो क्या आपका मूवी का मतलब डाउनलोडिंग रुक जाता है? नहीं रुकता है, वो कर चलता रहता है। कॉपिंग रुक जाती है? नहीं, वो भी नहीं रुकती, वो भी चलती रहती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब हमने कहा कि सीपीयू एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है कि सीपीयू जब P1 पे हमने उसको इनपुट नहीं दिया तो वो उसके स्टेट को चेंज कर देता है, वो उसको रोक देता है कि भैया जब आपका इनपुट आएगा तब हम आपको देखेंगे, अभी के लिए हम दूसरे काम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले। देखिए, हमारा सीपीयू की मेन नेसेसरी हमारी नीड क्या है, मतलब कि ओएस की, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो कभी आइडल ना हो, वो हमेशा काम करता रहे, है ना? तो ये अगर हमको देखना है तो इसके लिए हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट यूज होता है, ठीक है? चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। When we open multiple processes simultaneously, all the processes are executed by the OS। ठीक, सारे प्रोसेसेस हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं ओएस के ऊपर, ठीक? Now we know that CPU can execute only single task at a time, so we have to see how can we assign a process to CPU such that CPU doesn't sit idle। ये दो पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, और दूसरा कि वो कभी हमको कोशिश करनी है कि वो कभी खाली ना बैठे, वो हमेशा काम करता रहे, अपनी एफिशिएंसी उसकी ज्यादा रहे, वो हमको आउटपुट देता रहे काम कर करके, ठीक है? तो दिस विल बी सीन इन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो कि हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें हम जानेंगे कि ये काम एक्चुअल में होता कैसे है, इसकी कई सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, अनदर टास्क ऑफ अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि सिंक्रोनाइजेशन से हम क्या समझते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल। हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है तालमेल। तो होता क्या है, सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन में हमारे दो प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे आपस में तालमेल बैठा के काम करते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेस P2 को कोई चीज़ करवानी है P1 से तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है, और P1 को कोई काम करवाना है P2 से तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों लोग साथ में सिंक्रोनाइज करके काम करें, ये भी हम पढ़ेंगे किसमें, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक, इसका एक अलग यूनिट है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये काम भी हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ये हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी ना आए। ये आप ध्यान रखिएगा, इनकंसिस्टेंसी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पूरा इसी पे बेस्ड है कि हमारी इनकंसिस्टेंसी प्रोसेस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। आखिरी लाइन क्या लिखा है, इन दिस वी सी दैट प्रोसेस विल नॉट अफेक्ट अनदर प्रोसेसेस डेटा मींस डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये आ गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे का हमारा क्या है, स्टोरेज मैनेजमेंट। अब स्टोरेज, दो वर्ड आएंगे आपके सामने, एक आएगा स्टोरेज, एक आएगा मेमोरी। पहले तो इन दोनों को जान ले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आप दिमाग में बैठा लो ये चीज़ कि जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, और जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं हम हमेशा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम की बात करते हैं।
ठीक, ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठी होनी चाहिए कि हम स्टोरेज का क्या मतलब होता है, हमारा रैम का क्या मतलब होता है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि स्टोरेज और मतलब कि स्टोरेज डिवाइस या हमारा हार्ड डिस्क में और रैम में क्या डिफरेंस होता है, तो एक मेन डिफरेंस आपको हमेशा याद होना चाहिए, रहना चाहिए कि स्टोरेज हमारा जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, और जो हमारा रैम होता है वो हमेशा हमारा वोलाटाइल होता है। ठीक। अब वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल मतलब कि जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो हमारा जितना भी काम चल रहा होगा वो सब बंद हो जाएगा और सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, कोई भी डेटा प्रिजर्व नहीं रहेगा। ठीक। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है कि डेटा हमेशा हमारा प्रिजर्व रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक, इसके बारे में भी आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जब भी आप कोई काम रैम में आपके रैम में बेसिकली कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है, रैम हमारा हमारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि मूवी वगैरह। और कोई भी टास्क जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं उसको, तो वो हमारा रैम में आ जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है। और अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि इट इन्वॉल्व स्टोरिंग डेटा इन अ सेकेंडरी स्टोरेज विच इंक्लूड द हार्ड डिस्क। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी चीज़ें हार्ड डिस्क में हमारी स्टोर होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि स्टोरेज मैनेजमेंट उसको कैसे मैनेज करता है। अब जैसे हमने कहा कि हमको मूवी स्टोर करनी, अब मूवी हमको स्टोर करनी है तो कहीं ना कहीं किसी एक फाइल सिस्टम मतलब किसी न किसी एक सिस्टम से स्टोर होगी ना। अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे ये हमारा पूरा हार्ड डिस्क है तो हम वो कोई कहेगा कि हम यहाँ पे होंगे सेव, कोई कहेगा हम यहाँ सेव होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी न किसी एक सेट पैटर्न से चीज़ें स्टोर होती हैं ना, तो उसके बारे में हम स्टोरेज मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, द वे डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड बाय ओएस इज डिस्कस्ड इन स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक। दिस इज डन यूजिंग फाइल सिस्टम। कई सारे फाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। नेटवर्क फाइल सिस्टम उसमें से एक है। उसी की तरह CIFS एक कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम यूज होता है जो कि लाइनेक्स में और विंडोज़ में यूज होता है। लाइनेक्स में हमारा नेटवर्क फाइल सिस्टम और विंडोज़ में हमारा CIFS यूज होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारा अगला फंक्शन आता है वो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। तो तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? जैसा कि हमने कहा कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट वी बेसिकली टॉक अबाउट रैम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड हार्ड डिस्क। ठीक। It is the functionality of the OS to manage hard disk efficiently, but the hard disk has no constraint while RAM has some constraints. मतलब कि RAM के साथ कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। हार्ड डिस्क के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप उसमें कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी चीज जिसमें कुछ बाउंडेशन हो उसको मैनेज करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, रादर देन जिसमें बाउंडेशन नहीं होती है। तो रैम के पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है कि वो लिमिटेड साइज की होती है और क्वाइट फास्ट होती है। ठीक है। ऑल द प्रोसेस दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्टली नीड्स टू कम इनटू रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी प्रोसेस अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले वो रैम में आएगा, रैम से CPU कम्युनिकेट करेगा और फिर हमारा प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप कभी मेमोरी मतलब आप कभी मूवी देखते हो, तो मूवी क्या होता है, मूवी जो होती है पहले वो हमारी रैम में आ जाती है पूरी की पूरी, और वो रैम में जब आ जाती है तो वो CPU उसको प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड डिस्क से प्ले कर देगा, वो मेमोरी को वो मूवी को पहले मेमोरी में लेके आता है और उसके बाद उसको प्ले करता है। ठीक है। So how much memory we need to utilize to execute the process and how we can give the memory back is what we call as allocation and deallocation। अब हमने कहा कि भैया हमारे पास प्रोसेस है, तो हमको एक प्रोसेस को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक प्रोसेस को हमने मेमोरी दे दी, जैसे P1 है, P1 को हमने रैम दे दी। अब हमने कहा कि ये इसको एलोकेट कर दी, देना हम नहीं, वहाँ पे हम लोग जनरली कहते हैं कि P1 एलोकेट हो गया रैम में और CPU उसको यूज मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने क्या कहा कि आप इसको डी एलोकेट कर दो क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है।
ठीक है। इसके बाद हमारा P2 आया, तो P2 को एलोकेशन मिल गया। ठीक, कब कैसे एलोकेशन और डी एलोकेशन होना है मेमोरी में, किसका होना है, किस टाइम के बाद होना है, ये सब फंक्शनैलिटी हमारी ओएस हमको प्रोवाइड करता है कि कब उसका काम जब खत्म हो जाए तो उसको वहां से निकाल देना और दूसरे प्रोसेस को रैम में मतलब ले आना। क्योंकि हमने जैसा बताया कि अगर किसी भी चीज को एग्जीक्यूट होना है तो उसको रैम में आना ही आना है, तो इस चीज को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है रैम को। ठीक है, तो ये हमारा ओएस मैनेज करता है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज रैम हैज लिमिटेड साइज सो वी कैन नॉट कीप द प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोसेस इन द रैम। अब जैसा कि इसका कॉन्स्टेंट है रैम का कि रैम के पास तो बहुत कम जगह होती है, तो उसमें हम ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को रखेंगे तो उसका क्या मतलब हम रिसोर्स का अपना मतलब एडवांटेज जो है उसको हम घटा रहे हैं ना। तो उसको हमको घटाना नहीं है, रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो उसमें हम करेंगे क्या कि जो भी हमारा टास्क हो जाए उसको हम वापस से हार्ड डिस्क में भेज देंगे, और हार्ड डिस्क में भेजने के बाद जो नया प्रोसेस आएगा उसको हम रैम में एलोकेट कर देंगे, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एंड नॉट गिविंग स्पेस टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो रैम में जनरली अगर ओएस ना हो तो हम दूसरे प्रोसेस को रैम ना दे पाए। तो इस कारण से ओएस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। सो ओएस सेंड्स एग्जीक्यूटेड प्रोसेस बैक टू द हार्ड डिस्क एंड ब्रिंग द न्यू प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन। ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट आ गया। ये तो अभी एक ओवरव्यू है, इसके बारे में डिटेल में पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम जानेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है फंक्शनैलिटी, नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट। अब सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो कि मतलब आपका जो डेटा है वो प्रिजर्व रहना चाहिए या आपका लैपटॉप कोई खोल ना पाए, तो ये सब सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, कि मतलब आपकी चीज़ों को कोई यूज ना कर पाए। तो वेन एवर वी स्विच ऑन द लैपटॉप, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि मतलब कि सबसे पहले वो हमसे पासवर्ड हम सेट करके रखते हैं, तो वो हमसे पासवर्ड मांगता है कि भैया पासवर्ड बताओ, तभी हम आपको अंदर जाने देंगे, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। तो ये एक तरह का ऑथेंटिकेशन मतलब हमको प्रोवाइड करता है हमारा ओएस, सो डैट जो यूजर का डेटा है वो सिक्योर रहे, कोई और उसको देख ना पाए। तो जो हमारा विंडोज़ होता है जनरली, वो हमारा केरबरॉस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ये नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अदर देन दिस आई हैव टोल्ड दैट whenever प्रोसेस नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट फर्स्ट कम इनटू रैम। जैसा कि हमने कहा कि रैम में प्रोसेस को आना ज़रूरी है। ठीक है, जब कोई भी प्रोसेस रैम में आता है तो हो सकता है एक बार में हमारा P1 और P2 दोनों प्रोसेस रैम में आ जाए। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे P1 अगर रैम में है, वो एग्जीक्यूट हम उसको हमारा सीपीयू कर रहा है, और P2 भी है उसको भी एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मल्टी कोर का सीपीयू हो, तो मल्टी कोर एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कोर क्या होता है, कोर हमारे सीपीयूज है। अगर हमारे पास जैसे आप डुअल कोर से क्या समझ में आता है कि हमारे पास दो कोर है सीपीयू के, तो वो दो टास्क एक टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कोर है हमारे कंप्यूटर में, तो P2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, P1 भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो कि हमारा P2 जो हो वो P1 को हमारे इनफे मतलब अफेक्ट करे, सो डैट कि P1 में कुछ जो P1 का जो डेटा है वो हमारा P2 यूज कर ले, तो ये तो हमारा सिक्योरिटी इशू आ जाएगा। बेसिकली जो हमारे वायरसेस होते हैं वो हमारे इस प्रॉब्लम में मतलब इसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। वो करते क्या है कि एक टास्क आपका परफॉर्म हो रहा हो और जो हमारा दूसरा वायरस रन कर जाए, तो वो उस टास्क में से आपका डिटेल्स निकाल लेते हैं, आपके मतलब कि कार्ड डिटेल्स वगैरह निकाल लें, सो दैट ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी का इशू है, तो इसको नहीं होने देना है हमको। मतलब कि P2 का कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारा P1 को अफेक्ट ना करे, P1 से डेटा चोरी ना कर पाए। तो ऐसा हमको एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये हमारा सिक्योरिटी हमको परफॉर्म करता है, सिक्योरिटी हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हेयर इन द फिगर वी हैव सीन द टू प्रोसेस इन द रैम। जैसे कि हमने कहा P2 calls and execute any instructions of P1, P2 will get blocked। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो P2 है ये ब्लॉक कर देगा हमारा OS, सो डैट कोई भी हमारा सिक्योरिटी ना मतलब खराब होए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्रोसेसेस ऑल्सो। हमारे दो प्रोसेसेस के बीच में भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी काम करती है। ऐसा नहीं है कि दो यूजर्स के बीच में ही प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है, दो प्रोसेसेस के भी अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है। दे डू नॉट इंटरचेंज डेटा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे दो डेटा को इंटरफेयर नहीं करते, आपस में इंटरचेंज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिक्योरिटी हो गया कि सिक्योरिटी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगले अगले हम लेक्चर में हम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, बेसिक थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।